इन 7 माह में 11,111 खुला के केसेस फाइल हुए लाहौर में से। सिर्फ लाहौर शहर में 11,111 केसेस। ये खुला वाली खवातीन करती क्या है? अच्छी भली जिंदगी शौहर के साथ गुजर रही है, उसकी थोड़ी बहुत कड़वी कसीली बर्दाश्त नहीं होती, और नया शौहर फिर जितना भी आड़ा तिरछा हो ना वो बर्दाश्त करना पड़ता है। फिर खुद भी जॉब कर रही होती हैं, वो अलग जॉब कर रहा होता है, इसके बच्चों पे वो खर्च भी नहीं कर रहा होता। क्लाइंट हैं वो 16 साल से यूएई में हैं, बच्चे इवन कॉलेज गोइंग हो गए हैं, अच्छे उन्हें जो है वो कॉलेजेस में पढ़ा रहे हैं, अपनी बीवी को प्रॉपर मेंटेन कर रहे हैं। उन्होंने मुझे एक तस्वीर भेजी, मैं आपको वो दूंगा, वो आप चलाइएगा। एक सूखी हुई रोटी और ठंडा सालन, और साथ रोते हुए उन्होंने मुझे मैसेज किया कि भाई 16 साल से इस तरह का खाना खाते हैं, लेकिन अपने घर लाखों बेचते हैं कि इन्हें किसी चीज की कमी ना हो। 16 साल अपनी जिंदगी के जाया करने के बाद मेरी बीवी आज किसी नामहरम के पीछे लग के मेरे खिलाफ उसने जाके केस पाई। जब उसके शौहर को बुलाया है ना, वो बच्चों को देख के रो पड़ा वो, और कहा मैं 3 साल के बाद इन बच्चों की बेटियां थी, 3 साल के बाद इन बेटियों की शक्ल देख रहा हूं मैं। इसने मुझे 3 साल तक मिलने नहीं दिया इन बच्चियों से। यानी हमें पता चला कि इस खातून ने नहीं मिलने दिया असल में, और वो बच्चियां बाप से नफरत कर रही हैं। छोटी बच्ची है, उसके जहन में जोर डाली। उन बच्चों को उनके बाप ने जब देखा तो वो बच्चों की तरफ नहीं भागा, वो वहीं पे गिर के ज़ारो कतार रोने लग गया। तो मैंने उसे संभाला, मैंने पूछा क्या हुआ है, तो वो कहने लगा कि वकील साहब, जब ये खातून मेरे से बच्चे लेके गई थी ना, उस वक्त बच्चों की तस्वीर और वीडियोस में आपको दिखाता हूं, और अब देखें आप इनकी क्या हालत है। बच्चे ही पैदा नहीं करते इस चक्कर में कि हमें कोई इनका खर्चा ना उठाना पड़ जाए। और आप अपनी सोसाइटी के मर्द को देखें, अपने बाप को देखें, अपने भाइयों को देखें, तो मर्द की जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा है। मैं इसलिए नहीं ये कह रहा कि मैं मर्द हूं, इसलिए कह रहा हूं कि मेरी भी आंखें हैं। हमने अपने बाप को देखा, अपने भाइयों को देखा, अपने आप को देखा। देखिए, अपनी माँ बहन से बात करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अपने घर की बातें माँ बाप अपनी माँ से और बहनों से करना कि आज ये पकाया, आज फलां आया, आज ये पहना, आज ये किया। मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाली खवातीन है ना, इन्होंने औरत को जब आजाद किया है तो सिर्फ बीवी को शौहर से आजाद नहीं किया, बहनों को भाइयों से, बेटियों को बाप से भी आजाद। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और बेटियों को बाप से क्या, माँ से भी आजाद किया। माँओं की भी नहीं चल रही है, तो हमारा फ्यूचर इधर को जा रहा है। बिल्कुल ठीक है। ये सब आजाद इंडिविजुअलिज्म। ये सिर्फ ये है कि खाने के लिए अब्बा अब्बा है, यहाँ नचोड़ने के लिए माँ माँ है, और शौहर की पतलूनों से पैसे निकालने के लिए वो हस्बैंड है। दुनिया का सबसे बेहतरीन बाप कौन है, तो वो कहेंगे मेरा बाप। आप उनसे पूछेंगे दुनिया का सबसे बेहतरीन मर्द कौन है, तो वो कहेगी कि मेरा भाई। दुनिया की सबसे बेहतरीन औरत कौन है, वो बोलेगी मेरी मां। लेकिन जो उसके बच्चों का बाप है, वो दुनिया का सबसे घटिया तरीन मर्द होता है उसकी नजर में। उस मर्द की मां दुनिया की बुरी तरीन औरत होती है उसकी नजर में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने सोशल मीडिया पे ये जो आजकल अदालती खुला चल रहा है, इस पे बहुत आवाज़ उठाई है। जो मेरे लिसनर हैं वो सुनते रहते हैं कि भाई जज जो है वो अपनी बीवी को तलाक दे सकता है, दूसरों की बीवियों को जज तलाक नहीं दे सकता। ये जनरल मुशर्रफ ने एक कारनामा किया था, जो स्याह कारनामा, कि कानून ही तब्दील करवा दिया उसने, और उस कानून में ये लिखवा दिया कि जी औरत किसी भी बेस पे, चाहे बल्कि कोई बेस ना भी हो, बस वो कोर्ट जाए और कोर्ट में ये कहे कि जी मुझे अलहदगी चाहिए, तो कोर्ट उसको अलहदगी देने पर की पाबंद है। और ये छप्पड़ में काम हो गया, किसी को पता भी नहीं चला। और होते होते फिर मैंने उसी वक्त भी आवाज़ उठाई उसके खिलाफ, अब भी उठाई और उठाता रहता हूँ मैं। फिर कुछ मजहबी स्कॉलर्स जो इल्म में पुख्ता नहीं है, मजबूत नहीं है, उन्होंने मेरी मुखालफत शुरू कर दी और कहा कि नहीं जी, मुफ्ती तारिक मसूद साहब कुरान हदीस की रोशनी में बयान नहीं कर रहे। उनके दलाइल का मैंने जवाब दिया। मेरे इल्म में ये बात है और मैं इस पे बहुत सीरियस हूँ कि देखें, गैर मुस्लिम जो है ना, अंग्रेज़,
ईसाइयत ने उनको, ईसाइयत छोड़ने ने उनको तबाह बर्बाद नहीं किया। उनको तबाह बर्बाद जो किया उनके ख़ानदानी निज़ाम के ख़त्म होने में। औरत को वो इख्तियारात दे दिए उन्होंने कि जिसका नतीजा ये निकला कि मर्दों ने निकाह करना छोड़ दिए और फिर वलदुज़्ज़िना, बच्चों की कसरत। और आज आप यूरोप में जाएं, मगरबी दुनिया में जाएं, एक घर में एक बुढ़ा, दूसरे घर में एक बुढ़ी, तीसरे घर में एक अदद बुढ़ा। अब मर्द कहते हैं शादी ब्याह के बखेड़ों में मत पड़ो। क्रिश्चियनिटी पे जब तक वो थे तो इतना नुकसान नहीं था। उन्होंने क्रिश्चियनिटी को छोड़ा और ज़िना उनकी सोसाइटी में आया। क्रिश्चियनिटी में भी जो असल क्रिश्चियनिटी है, मसीहियत है, उसमें भी डिवोर्स का हक मर्द के पास है, औरत के पास नहीं है। यहूदियत में भी डिवोर्स का हक मर्द के पास है, औरत के पास नहीं है। औरत अपनी मर्जी से आ तो सकती है, जा नहीं सकती है। इसमें बहुत सारी हिकमतें हैं, ख़ानदानी निज़ाम इसी पे चलता रहा है हमेशा। तो अब जो मगरबी दुनिया तबाह बर्बाद हुई है ना, वो इसी वजह से हुई है कि उन्होंने हमाकतें की। डिवोर्स का पूरा पूरा हक जैसे मर्द के पास है, औरत को भी दे दिया, और फिर मर्द के लिए डिवोर्स को बहुत मुश्किल बना दिया। तो मैं आवाज़ उठा रहा था इस पे, बहुत अरसे से आप लोग सुनते भी रहते हैं। मैं चाह रहा था कोई कानूनी सतह पर भी तो आवाज़ उठाए। सोशल मीडिया पे एक वकील हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा इस पे एक्टिव नज़र आए। वो वकील कोई मौलाना नहीं है, वो कोई मुफ्ती नहीं है, कोई आलिम दीन नहीं है, लेकिन उन वकील की जब मैंने मौसर आवाज़ सुनी, बहुत ज़बरदस्त उन्होंने आवाज़ उठाई। कह रहे हैं मैं इस अदालती खुला को नहीं मानते। उन्होंने यहाँ तक कहा कि मैं अवाम को जमा करूँगा, इसके ख़िलाफ़ एहतजाज करूँगा। मैंने कहा यार कोई एक ख़ानदानी वकील नज़र आया जो पुरज़ोर अंदाज में इस अदालती खुला जिसने ख़ानदानी निज़ाम को तबाह बर्बाद कर दिया, इस पर आवाज़ तो उठाई किसी ने। मुझे लगा कि ये वकील साहब का मकसद कोई शोहरत या कोई लालच नहीं है, बल्कि ये शख्स भी फैमिली सिस्टम को बचाने के लिए, क्योंकि उन वकील साहब के पास केसेस जो आ रहे थे ना, उसमें उनको अंदाज़ा हो गया था कि ये हम गलत सिमत की तरफ जा रहे हैं। पंजाब असम्बली में भी 12-13 साल पहले एक खातून है, नाम उनका जहन से निकल गया, मुस्लिम लीग की खातून थी, उन्होंने आवाज़ उठाई थी इस पर, लेकिन उनकी आवाज़ को भी दबा दिया गया। हालांकि वो औरत थी, उन्होंने भी आवाज़ उठाई है कोर्ट का खुला ये सही नहीं है और इससे हमारा ख़ानदान निज़ाम तबाह हो रहा है। औरत एक मर्द से खुला लेके कहीं और शादी, फिर वहाँ से खुला लिया, कहीं और शादी, एक धंधा बना लिया है। जो जायज़ खुला है उसको अभी भी जायज़ कहते हैं, लेकिन ये जो नाजायज़ खुला है इसकी मैं कभी हिमायत नहीं करता। तो वो जो वकील साहब हैं सैयद मोहम्मद अहमद, तो जब मैंने बहुत ज़्यादा उनके क्लिप देखे और मैंने कहा यार एक बंदा आवाज़ उठा रहा है, तो फिर मैंने लड़कों के ज़िम्मे लगाया। मैंने कहा भाई इस वकील साहब से रब्ता करो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रब्ता हुआ उन वकील से, पता चला जी लाहौर में रहते हैं। मैंने डायरेक्ट उनको कॉल की, पहले उनको अप्रिशिएट किया। मैंने कहा आप जो काम कर रहे हो, अगर आप इसमें कामयाब हो गए, ये आपके लिए सदक़े जारिया होगा और बहुत बड़ा आपके लिए सवाब होगा, कब्र बना रहे हो आप अपनी। और मैंने इनसे कहा मुझसे जो ताउन चाहिए मैं आपको वो ताउन देने के लिए तैयार हूँ। मैंने कहा आप मुझे कहते हैं कि मैं लाहौर आ जाऊँ, मैं आपके साथ एक पॉडकास्ट करना चाहता हूँ, ताकि आपके पास जो नॉलेज है, जो केसेस आते हैं वो तो ज़्यादातर वकीलों के पास आते हैं, तो आप अपनी नॉलेज हमारे साथ शेयर करें, हमारे जो लिसनर हैं उनके साथ शेयर करें। इनका बड़ापन है, इन्होंने कहा नहीं मुफ्ती साहब मैं खुद आ जाता हूँ। कल रात ये लाहौर से फ़्लाई करके सिर्फ स्पेशली इस पॉडकास्ट के लिए आए हैं, यहाँ ठहरे हैं रात होटल में और आज ये मुझसे मिलने के लिए आए हैं। तो मैं इनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। आमीन। सबसे पहले तो मुफ्ती साहब का बहुत शुक्रिया। मुफ्ती साहब ने जो बातें डिस्कस की कि इस वक्त माशरे में जो सबसे बड़ी तबाही है ना, वो हमारा मुआशी निज़ाम नहीं है, वो हमारा इखलाकी निज़ाम है जिसकी तबाही हो चुकी है। और जिस भी मुआशरे के अंदर जब इखलाकियात नीचे गिर जाती हैं, पस्ती में चली जाती हैं, वो मुआशरा तबाह होकर रह जाता है। बतौर वकील जब मैं अदालतों में जाता हूं, मुख्तलिफ किस्म के केसेस आते हैं मेरे पास, तो आप यकीन जानिए कि दिल इस कदर परेशानी में मुब्तला हो जाता है कि उस वक्त ना मुझे वो मर्द नजर आ रहा होता है जो कि एक शौहर है, ना वो औरत नजर आ रही होती है जो कि एक बीवी। मुझे वो मासूम बच्चे जो अभी अपने बाप को ठीक तरह जान भी नहीं पाते, जिन्हें पता नहीं होता कि इस शख्स की मेरी जिंदगी में क्या अहमियत है या अल्लाह पाक ने इसको मेरे लिए क्या बनाया हुआ है। मैं अक्सर कहता हूं कि मां के पैरों तले जन्नत है तो बाप भी जन्नत का दरवाजा है। कतई नजर इस बात से कि मैं औरत के खिलाफ बात करता हूं या मैं मर्द के हक में बात करता हूं,
मैं उस निजाम के खिलाफ बात करता हूं जिसने इस औरत को, आज की औरत को इंस्टिगेट किया हुआ मर्द के खिलाफ जाने में। बहुत सी अहादीस भी मौजूद है। मैं इस हवाले से तो मुफ्ती साहब के सामने बिल्कुल भी बात नहीं करूंगा क्योंकि वो इल्म का समंदर रखते हैं, जो भी है जी, वो इस हवाले से इल्म का समंदर है उनके पास दीनी लिहाज से। मैं कानूनी लिहाज से बात करूंगा। अभी लोगों को कानूनी लिहाज से जो खुला है वो समझ नहीं है कि वो खुला होती क्या है। अक्सर हम ये केसेस में देखते हैं कि एक खातून नाराज होकर अपने मायके में चली गई। हमारे माशरे में मर्द में ना थोड़ी सी फिर भी ईगो पाई जाती है जो उस पर जचती भी है। मर्द में थोड़ी सी ईगो जचती है। अब वो क्या होता है, मैंने कई केसेस में ऐसे देखा कि अगर उसकी बीवी चली गई है तो वो थोड़ा सा अना में रहा कि चलो मैं 2-4-5 महीनों बाद जाऊंगा, मैं मना के ले आऊंगा। मैंने कई केसेस ऐसे देखे कि जिसमें वो अपनी बीवी को 4-5 महीने के बाद बना के वापस लाने के लिए गया, लेकिन वहां पे जाके उसे यह पता चला कि जो बीवी उसकी नाराज होके आई थी अब वो उसकी बीवी नहीं रही, उसका निकाह ही खत्म हो चुका है। ना सिर्फ निकाह खत्म हो चुका है बल्कि वो खातून आगे किसी और के निकाह में जा चुकी है। तो जब ये चीज सामने आती है तो हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, हमें शरीयत ने कुछ रास्ते, कोई तरीकाकार बताए हुए हैं। अब जब हम उन तरीकों को छोड़ के डी ट्रैक होंगे तो तबाही डेफिनेटली ना सिर्फ हमारा, हमारे माशरे का और हमारी नस्लों की तबाही जो है वो इस वजह से हो। अच्छा, अब सबसे पहले मैं खुला के जो कानूनी मायने हैं मैं वो समझाना चाह रहा हूं। जो खुला अदालत में औरत की तरफ से फाइल की जाती है, ये खासतौर पे बहनें गौर से सुने कि जिन्हें जो कम इल्मी में, जिन्हें पता नहीं होता, कुछ लोग गलत गाइड कर देते हैं या वो समझती हैं कि कोर्ट ने मुझे डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज का एक ऑर्डर दे दिया तो अब मैं अपने शौहर की जोजियत से निकल चुकी हूं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। देखिए, जब भी एक औरत अदालत में जाके खुला का केस फाइल करती है उसे कहते हैं सूट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। इसका मतलब है कि तनसीख निकाह, और कानून में भी पूरे फैमिली एक्ट में पढ़ के देख ले, जज साहब को कहीं पर इख्तियार नहीं है कि वो किसी की बीवी को खुद तलाक दे तनसीख निकाह की सूरत में। वो सिर्फ खुला की डिग्री जारी करते हैं, बर बनाए, तनसीख निकाह की डिग्री जारी करते हैं, बर बनाए खुला। अब उसका एक अगला प्रोसीजर होता है, वो उसमें जो डिग्री कोर्ट की होती है उसमें कोर्ट 90 डेज का टाइम देती है कि जनाब ये जो हमने आपका निकाह तनसीख किया, आप अब यूनियन काउंसिल में जाएं। सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल जो है वो आपके जो शौहर को, वो कोर्ट साबिका शौहर का वर्ड यूज नहीं करती उस पर। अगर तो वो तलाक हो चुकी है तो फिर साबिका शौहर का कोर्ट वर्ड यूज करेगी। कोर्ट साबिका शौहर का वर्ड यूज नहीं करती उसमें। कोर्ट कहती है जी सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल उसे अपने पास तलब करे और दोनों की रिकॉन्सिलिएशन की कोशिश करे, जो कि एक बार अदालत में नाकाम हो चुकी है। और ये 30 एंड 30 90 डेज का प्रोसेस होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो औरतें कम इल्मी में हमारी यूनियन काउंसिल्स में जाके किसी भी तरीके से, हमारा पाकिस्तान है, निज़ाम है, सब जानते हैं क्या है, वो 10-15 दिन में, 20 दिन में, महीने में अपना वो सर्टिफिकेट लेती है और अगला निकाह कर लेती है, जबकि ना शरई लिहाज से उसका पहला निकाह खत्म हुआ और ना कानूनी लिहाज से उसका पहला निकाह खत्म हुआ। लेकिन जब अगर आप ये कह रहे हैं, क्योंकि जो कानून मैंने पढ़ा है किताब में, उसमें तो ये था कि जज एक तरफा खुला दे सकता है औरत को, चाहे वो कोई वैलिड रीज़न भी ना हो। आपने उसमें एक चीज़ ये ऐड कर दी है कि वो अगरचे वो खुला की डिग्री थमा देगा, लेकिन फिर आगे कानून ये कहता है कि यूनियन काउंसिल से उसको उसका मौसर सर्टिफिकेट लिया जाए, तो वो 10-15 दिन में सर्टिफिकेट लेके वो फारिग हो जाती है। तो खुलासा यही निकल रहा है कि यानी जिसकी बीवी है उसने डिवोर्स नहीं दी और ना शरई तकाजे पूरे किए जा रहे हैं और ना कानूनी तकाजे पूरे किए जा रहे हैं। तो ये जो जजेस लोग हैं, एक आप तो बिल्कुल आराम से बैठे, रिलैक्स होके, मैं आराम से ठीक है, अभी आप कोर्ट में नहीं है, ठीक, मैं इजी, ठीक है, अभी आप कोर्ट में नहीं। जजेस जो हैं इनको खुद नहीं पता ये कि हम जो कुछ कर रहे हैं, क्योंकि मेरी किसी वकील से बात हुई, उसने कहा बिल्कुल पाकिस्तान में तो चूंकि इस्लामी लॉ है और ये हो ही नहीं सकता कि ये खुला गैर शरई हो। तो आपके जहन में कैसे ख्याल आ गया इसका? देखिए, मैं एक बड़ी वाजिया चीज़, ना सिर्फ मैं एक इस बात को वाजिया करता हूं बल्कि पूरे पाकिस्तान के तमाम स्कॉलर्स को भी चैलेंज करता हूं, तमाम कानून दानों को भी चैलेंज करता हूं।
आए मेरे सामने, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 ये कहता है कि पाकिस्तान में कोई ऐसा कानून नहीं बनेगा जो कुरान और सुन्नत के मुनाफी होगा। जी जी। अब जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ने जिसके अंडर सारे लॉज चलते हैं ये बात कह दी हुई है, तो उसके नाक के नीचे ऐसा कानून कैसे चल सकता है? फिर से एक बात की मैं क्लैरिफिकेशन दे दूं कि जज साहब बाउंड हैं उस फैमिली एक्ट के, जिसमें यह लिखा हुआ कि एक औरत, देखिए यहां पे मैं इसको मजीद थोड़ा सा मैं बात को लंबा करूंगा थोड़ा समझाने की गर्ज से। देखिए खुला औरत का, अल्लाह पाक ने ये औरत को इख्तियार दिया है कि वो अपने शौहर से खुला ले सकती है, लेकिन उसका एक तरीकाकार भी दीन ने बताया। देखिए मैं थोड़ा सा बात काट रहा हूँ, ये जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है ना, अल्लाह ने औरत को खुला का राइट दिया है, इसका मतलब क्या है ये समझना चाहिए। ये खुला का राइट का मतलब ये है कि बहुत सारे मज़ाहिब में औरत की जब निकाह हो जाता था मर्द के साथ, तो अलहदगी की कोई सूरत मुमकिन ही नहीं थी। मर्द तो डिवोर्स दे सकता था, औरत को डिवोर्स के मुतालबे का भी हक नहीं था, बिल्कुल बुरा समझा जाता था। इस्लाम ने यह किया कि अगर ये दोनों हुदूदुल्लाह पे कायम नहीं रह सकते तो औरत को इसकी परमिशन दी कि तुम अपने शौहर को राज़ी कर लो कि महर दे के उसको एग्रीमेंट कर लो उसके साथ कि वो तुम्हें छोड़ दे। एग्जैक्टली। और ये काम शौहर सीरियस नहीं लेता अगर, तो कोर्ट के जरिए भी शौहर पे दबाव डाला जा सकता है। बिल्कुल। तो ये मतलब नहीं था कि शौहर राजी ना हो और औरत, शौहर दे नहीं रहा और कोर्ट दे दे, ये नहीं है। कोर्ट उस सूरत में मियाँ बीवी का निकाह ख़त्म कर सकती है जब शौहर उसके बुनियादी हुकूक भी अदा ना कर रहा हो, तो फिर कोर्ट खुला नहीं देगी, वो तनसीख निकाह करेगी। तनसीख निकाह करेगी, लेकिन उसकी अलग शराइत हैं। तो ये दो चीज़ों को लोग खलतमल करते हैं। खुला का हक का मतलब ये है कि औरत शौहर से पैसों पे डिवोर्स का मुतालबा कर सकती है, वो होगी डिवोर्स ही। जब बास फुका के नज़दीक वो डिवोर्स नहीं होगी, डिवोर्स ना होने का मतलब ये है कि निकाह ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अगर मियाँ बीवी की दोबारा शादी है तो शौहर को 3 तलाक़ों का हक होगा, यानी वो तलाक काउंट नहीं होगी। और हनफिया के नज़दीक है कि वो तलाक काउंट होगी। तो एक इख्तलाफी मसला है। डिवोर्स का मेरा मतलब है होगा वो, यानी शौहर ही निकाह ख़त्म करेगा। इस पर पूरी उम्मत का, ताकि शिया जो मसलक है उसका भी इजमा है इसके ऊपर कि जज नहीं दे सकता, ये जज शौहर को राज़ी करेगा। बिल्कुल ठीक है। जज को बीच में इसलिए डाला जाएगा कि जो शौहर है वो जज की बात को सीरियस लेगा। जब हुकूमत इन्वॉल्व हो जाती है शौहर उसको सीरियस लेगा, औरत मुतालबा करती रहे शौहर सीरियस नहीं लेगा। फिर जज को बीच में डालने का एक फ़ायदा ये भी होगा कि अगर औरत ने कहा कि मैं महर वापस दूंगी, तो जब कोर्ट इन्वॉल्व होगी तो शौहर को इत्मीनान होगा कि महर मुझे वापस मिलेगा। बिल्कुल ठीक। और इद्दत का खर्चा औरत को मिलेगा। ये सब चीज़ें हुकूमत की निगरानी में होंगी तो एक यानी दोनों के हुकूक में किसी का हक ज़ाया नहीं होगा। लेकिन हुआ यह है कि हुकूमत को अब बीच में डाल के पूरे इख्तियारात ही हुकूमत के पास दे दिए गए हैं, तो ये गलत है। इस पे मुफ्ती साहब देखिए, आपने जो बात बड़े अच्छे और आसान और मुख्तसर लफ्ज़ों में एक जामिया बात बयान कर दी है, मैं इसको थोड़ा सा मजीद कानूनी शक्ल देना चाहूंगा, क्योंकि बैठने का मकसद ये है कि लोगों को इसके कानूनी पहलुओं का भी पता चल सके। देखिए बड़ी सिंपल सी और बड़ी सादा सी बात है कि खुला का जो इख्तियार का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, शरीयत के मुताबिक वो औरत को ये हक है, लेकिन वो किसी सूरत में दिया गया। अब एक साबिया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई, आपने फरमाया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं इनके साथ नहीं रहना चाहती हूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतौर काजी खुद फैसला नहीं दे दिया, आपने उनके शौहर को बुलाया और उनसे कहा कि ये खातून आपकी ज़ौजा आपके साथ नहीं रहना चाहती, और उनकी ज़ौजा को कहा कि अगर, लफ्ज अगर आप अपने माल का कुछ हिस्सा इन्हें दे दें तो ये आपको छोड़ने पर रजामंद हो सकते हैं। तो उस सूरत में वो उन्होंने अपने उनके जो बाग एक हक महर में दिया हुआ था वो उन्होंने उन्हें वापस किया, और फिर उनकी रजामंदी शामिल हुई, और ये खुला शौहर को आपने कहा तल लिखा कि इनको छोड़ दो, खुद नहीं, नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद नहीं किया। जी जी बिल्कुल। इसी तरह देखें, कानूनी लिहाज से जज साहब को भी इख्तियार नहीं है। अब क्या होता है, मेरा जो मोटिव है वो बेसिकली ये है कि ये जो यकतरफा खुला है ये जिना के जमरे में आती है। जी बिल्कुल। असल तो मकसद ये कि मुआशरे में से इस बुराई को खत्म किया जाए। एक औरत अगर अपने शौहर के साथ नहीं रहना चाहती, वो अदालत में आकर बताए, जी वो अदालत को बताए कि जनाब मुझे मेरे शौहर से नफरत है, या मुझे ये पसंद नहीं है, या मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती।
तो जो आज के जज साहब हैं, यानी कि जिन्हें काजी बोला जाता था, वो उन्हें अपने पास बुलाएं और बुलाकर उनसे कहें कि जनाब आप इन्हें छोड़ दें। जज साहब खुद नहीं छोड़ सकते, जी जी बिल्कुल, वो छोड़ेंगे खुद ही। अच्छा, इसमें एक और चीज मैं ऐड करता चलूं, देखें कि जो अक्सर हमारे मुआशरे में ऐसे भी मर्द पाए जाते हैं मुफ्ती साहब, जो बड़े जालिम किस्म के होते हैं, सिर्फ खवातीन ही जालिम नहीं, मर्द भी बड़े। अक्सर एक उनका एक जुमला बड़ी झटकी सी जुबान में होता है कि ना मैं तुम्हें रखूंगा ना मैं तुम्हें छोड़ूंगा। फिर नानो नफका भी अदा ना करना, जुल्म जबर करना। कई मैंने खवातीन ऐसी मजलूम देखी हैं कि वो शोहर जो है वो ना कमाता है, ना करता है, ना उसे बीवी का ख्याल है, ना बच्चों का ख्याल है। इस सूरत में भी अदालत में औरत जाके खुला की डिग्री हासिल कर सकती है। अब एजुकेट करना लोगों को मकसद है। अगर आपने खुला लेनी है, आप अपने शोहर का पता दुरुस्त दे। वहां पे आपको जज साहब आपका निकाह तनसीक कर देंगे, सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल आपको एक तनसीख निकाह का जो वो तलाक का मौसर सर्टिफिकेट है वो भी जारी कर देगा। आपका शोहर उसमें चाहे राजी हो या ना हो, जो डीड किस्म का हो, इसमें भी मुतान्नित, देखें इसको कहते हैं फिक़ा की इस्तिलाह में मुतान्नित, जो ना रख रहा हो ना छोड़ रहा हो। बिल्कुल ऐसी सूरत में भी खुला नहीं होता, वो होता तनसीख निकाह। औरत तनसीख निकाह का केस फाइल करे तो शरीयत भी ये कहती है कि ना वो रख रहा है ना वो छोड़ रहा है, अदालत के बुलाने पे वो आता भी नहीं है। औरत गवाहों से साबित करे कि ये आदमी मेरे ऊपर जुल्म कर रहा है, जो मेरे बेसिक हुकूक है वो भी अदा नहीं कर रहा। गवाहों से साबित करना इसलिए ज़रूरी है कि मुबहम दावे कभी भी नहीं दुनिया में कहीं सुने जाते। हम तो यहाँ तक औरत को फेवर देते हैं कि अगर औरत ने कोर्ट में केस किया और गवाह नहीं है उसके पास, शौहर को इत्तला मिली, नोटिस मिला, वो फिर भी कोर्ट में नहीं जा रहा, तो हम कहते हैं कि शौहर का ना जाना ये समझा जाएगा कि उसने वो उन इल्ज़ामात को तस्लीम कर लिया है। बिल्कुल, कितना फेवर हम खवातीन को दे रहे हैं। हालांकि फ़िक़्ह हनफी में ऐसा नहीं है, लेकिन हम कहते हैं फ़िक़्ह हनफी में ना हो, फ़िक़्ह हम्बली से ले लो, फ़िक़्ह मालिकी से ले लो, औरत को फेवर दो ताकि उस पर जुल्म ना हो। इतना फेवर देने के बाद भी हो यह रहा है कि औरत ना गवाहों से साबित करती है कि उस पर जुल्म हो रहा है, उसको पता होता है मैं झूठ बोल रही हूँ, और अगर हो रहा है, वाकई हो रहा है, उसके ऊपर ये जुल्म ज्यादती हो रही है, तो फिर तो मुफ्ती भी औरत ही को फेवर करते हैं, लेकिन वो गवाहों से साबित तो करे। अब ना गवाह इसके पास, शौहर भी आके अदालत में हाजिर होता है और वो साबित भी कर देता है कि ये झूठ बोल रही है, फिर भी कोर्ट उसकी नहीं सुनती। ये तो आप मुझसे ज़्यादा जानते होंगे। तो ये जो चीज़ हो रही है ना, इसके खिलाफ मेरा ख्याल है जैसे आपने आवाज़ उठाई है, बाकी लोगों को भी आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। आप मुझे कुछ ऐसे वाक़यात सुनाएं ज़रा जो आपके सामने आए हों और आपने अपनी आंखों से देखे हों, कि 12 साल से आप प्रैक्टिस में, मैंने सुना है जी बिल्कुल। तो इसके, ताकि लोगों को पता चले कि इसके क्या भयानक नताइज निकल रहे हैं। मुफ्ती साहब, हमारी प्रैक्टिस के अंदर हमारे पास आज से अगर हम कोई 7 साल पीछे चले जाएं, जब हम अपनी प्रैक्टिस के इनिशियल स्टेज पर थे, तब फिर भी ये चीज़ इतनी आम नहीं थी, बहुत कम खुला के केसेस फाइल होते थे। लेकिन आज आप देखें कि मैंने यकम जो सितंबर है, मैंने उसमें जो फैमिली कोर्ट की दायरी ब्रांच में जो एक रिपोर्ट मैंने वहाँ से ली, उसके मुताबिक सिर्फ यकम जनवरी से 31 जुलाई, इसमें से आप 31 अगस्त तक, इसमें से अगस्त का महीना आप छुट्टियों का निकाल, 7 माह पीछे बचे हैं। इन 7 माह में 11,111 खुला के केसेस फाइल हुए लाहौर में से, सिर्फ लाहौर शहर में 11,111 केसेस। इतनी तो मुझे लग रहा है शादियां नहीं हो रही होती। इतनी शादियां नहीं हो रही, और इसमें आप अंदाजा करें कि अब ऐसी ऐसी बात पर खवातीन डाइवोर्स लेने आ जाती, कोर्ट से खुला लेने आ जाती है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। इवन मेरे पास एक खातून आई और वो अपनी शादी के 5वें दिन आ गई थी खुला लेने के लिए। उसकी रीजन मैं आपको बता देता हूं। जब नई नई शादी हुई तो शादी के तीसरे दिन हमारे मुआशरे में जब नई शादी होती है तो वो अजीज व अकारब दावत का एहतमाम करते हैं। तो वो जो लड़की के मामू थे, उन्होंने एक दावत का एहतमाम किया, रात के वक्त जाना था। तो लड़की की सास ने, यानी कि शौहर की मां ने उसको बोला कि बेटा रात को देर हो जाएगी, आप ये जेवर ना पहनो, आप आर्टिफिशियल पहन लो, हालात ठीक नहीं है, आपका ही है, कोई बात नहीं। उस लड़की ने खामोशी इख्तियार कर ली, आर्टिफिशियल जेवर भी पहन लिया, वो सब दावत पर गए, दावत भी खा ली गई। जब वापसी की इजाजत तलब करना चाहिए उन्होंने लड़की के मामू से, तो लड़की ने वहां पे एक शॉट डाल दिया, जी मैंने तो नहीं जाना।
अब जब उससे ये वजह जानने की कोशिश की, भाई आपने क्यों नहीं जाना, उसने कहा जी ये औरत कौन होती है मुझसे ये कहने वाली कि मैं अपना जेवर ना पहनूं। हमारे ड्रामे फिल्म में तो यही दिखा रहे हैं। आप यकीन कीजिए कि वो 5वें दिन मेरे पास आ गए, वो मेरे किसी दोस्त के रिलेटिव थे। वो जब 5वें दिन मेरे पास आए तो मैं बड़ा शौक था, मैंने बड़ी कोशिश की उस खातून को समझाने की कि अभी तो आपके हाथों की मेहंदी भी नहीं, उसका रंग भी नहीं गया और आप खुला लेने आ गई हैं। तो इस तरह के वाकयात ये सामने आते हैं, ये क्यों आते हैं, असल वजह क्या है, इसको आप बड़े अच्छे वकील हैं, वरना वकील तो बड़े खुश होते हैं, चलो यार एक मुर्गा फंसा। नहीं देखिए मुफ्ती साहब, देखिए मैं वकील हूं, मेरा काम वकालत करना है, ये मेरा प्रोफेशन है, मेरा रोजगार भी ये है। मैं अपने तमाम दूसरे वकला भाइयों से भी ये गुजारिश करता हूं, देखें आपने फीस लेनी है ना, आप खुला की बजाय सुलह की फीस ले लें, आप लोगों के घर टूटने से बचाएं। आप यकीन जानिए कि हम मतलब कभी कभार बहुत हाईली पेड भी हो जाते हैं, हम अच्छी फीसेस भी लेते हैं, लेकिन वो जो एक दिल की तसल्ली और वो जो दिमाग का सुकून होता है वो नहीं आता। लेकिन जब हम किसी का घर, एटलीस्ट मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं घर किसी का टूटने से बचाता हूं, जिस दिन मैं सुलह करवा के अपने घर जाता हूं मुझे बड़े सुकून की नींद आती। एक वाकया मैं और आपको बताता चलूं कि मियां और बीवी दोनों डॉक्टर, मतलब मोस्ट एजुकेटेड। नहीं, फिर उस खातून ने लिया वो जो आर्टिफिशियल जेवर वाली खातून? नहीं, उसने केस फाइल कर दिया खुला का, लेकिन उसके बाद वो मैंने नहीं लिया केस, मैंने इनकार कर दिया था, लेकिन उन्होंने किसी और के थ्रू वो केस फाइल कर दिया। बहरहाल उसके बाद फिर कुछ फैमिली वाले इन्वॉल्व हुए और उन्होंने वो उनका मामला जो है वो। लेकिन इतनी सेंसिटिव लड़की चलेगी कैसे, वो तो कल कुछ और हो जाएगा। देखिए यही चीज तो मैं कह रहा हूं, मैं इसी चीज को कहता हूं, ये हो क्यों रहा है असल में, इसकी वजह क्या है मुफ्ती साहब? इसकी वजह जो हम अदालतों में देखते हैं ना, वो ये है कि औरत को ये बता दिया गया है कि तुम्हें कोई उफ भी करेगा ना तो तुम्हारे पास अदालत पड़ी हुई है, शादी करने की जरूरत ही तुम नहीं, जाके कर लो। बॉयफ्रेंड बना। इसी बात का डर है, जिस रफ्तार से खुला की तादाद बढ़ रही है, आने वाले चंद सालों में पाकिस्तान में मेरा ख्याल है कि बीवियां कम और सिंगल मदर्स ज्यादा। बिल्कुल ऐसे ही हम अदालतों में देखते हैं कि जब 15 दिन बाद या महीने बाद वो खर्चा लेने आई होती हैं खवातीन, साथ छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो वो उनकी जो मैं जिंदगी की बर्बादी देख रहा होता हूं ना, देखें कोई कुछ भी कह ले, माँ अच्छी हो बुरी हो, बाप अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन अपनी औलाद के लिए वो कभी बुरे नहीं होते। अब एक और मैं आपको केस बताने वाला था, दोनों मियाँ बीवी डॉक्टर थे। आप यकीन जानिए कि उनके यहाँ अल्लाह पाक ने एक बेटा अता किया। बेटे की पैदाइश के 3रे दिन वो जो खातून थी, वो बच्चे ने एक मोशन कर दिया, वो वाइप्स के साथ उसे साफ कर रही थी, तो वो कुछ ज़्यादा वाइप्स लग गए। जो मुफ्ती साहब हमारी सोसाइटी में जो बुजुर्ग इंसान होता है ना, वो उसको टोकने की आदत थोड़ी सी होती है, वो कह देता है बेटा ये बुजुर्ग किसके, बेटा ये गलत, उन्होंने कह दिया कि बेटा ये हार्ड है, आप कॉटन को गीला करो, उसके साथ साफ करो, उसके बाद वाइप्स लगा। लिटरली उस खातून ने वो वाइप्स का पैकेट जो है वो अपनी सास के मुंह पे मारा कि मैं तो खुद डॉक्टर हूं, तुम कौन होती हो मुझसे ये कहने वाले। सास को भी तो डॉक्टर चाहिए थी। तो आप यकीन जानिए कि 1.5 साल उनका केस चला, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली उसमें मैंने सुलह करवा दी। मुझे तो नहीं दिल चाह रहा सुलह करवाने का। देखिए मुफ्ती साहब, हम अक्सर मुझे भी तैश आ जाता है जब मैं, नालायक खातून है, आइंदा भी वो ये करेगी, वो औलाद से पहले पहले अगर अलहदगी हो जाए ज्यादा अच्छा है ऐसी सूरत में। तो अच्छा, अच्छी बात है सुलह करा दिया। अच्छा इसमें मैंने ये एक और चीज मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बताता हूँ। मोस्टली जो मैंने केसेस देखे हैं, जैसे ही पहला बच्चा पैदा होता है ना, मेरे पते की बात, तो औरत देर हो जाती, माँ के घर चली जाती, या तो वो किसी छोटी बात का बहाना बन जाता है, या अक्सर मैं देखता हूं इस बात को बहाना बनाती है। इवन मेरे एक मुझे कॉल आई, शायद जेलम से कॉल थी उनकी, वो मुझे कहने लगे कि मेरी सास आके झगड़ा किया करती थी कि तुम मेरी बेटी को खिलाते पिलाते नहीं हो। तो वो कहते कि जब मेरा बेटा पैदा हुआ ना, तो वो उसका वजन 4 किलो था, तो मुझे खिला पिला के, तो मुझे डॉक्टर ने कहा कि भाई इसको क्या खिलाया हुआ है आपने। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें सामने आती हैं। कोशिश, मकसद जैसे आपका है, आपको अल्लाह पाक ने इल्म अता किया है दीन का, आप लोगों को बता रहे हैं, चीख चीख के कह रहे हैं कि ये ठीक नहीं है, ये ठीक है, इस तरफ आ जाओ। मुझे कई दोस्त एतराज़ करते हैं कि आप जो है वो ज़रा थोड़ा कंट्रोल किया करें, लेकिन
मुझसे नहीं होता। नहीं, बिल्कुल कंट्रोल नहीं होना चाहिए। हमने आपको इसी वजह से तो बुलाया है कि आप सही तरीके से बात करते हैं। देखें, ये जो आप सुलह की बात कर रहे हैं ना कि सुलह की के पैसे लेके खुशी होती है, कुरान मजीद में अल्लाह ने क्या फरमाया, ला खैर फ़ी कसीरिम मिन नजवाहुम इल्ला मन अमर बिसदक़तिन औ मारूफ़िन औ इस्लाहिम बैनन नास। कि किसी की बात में कोई खैर नहीं है, लेकिन अगर कोई सुलह कराता है, वमन यफ़अल ज़ालिका इब्तिग़ाअ मरज़ातिल्लाहि फ़सौफ़ नूतिही अजरन अज़ीमा, जो सुलह कराएगा हम उसको बहुत बड़ा अजर देंगे अगर वो अल्लाह के लिए कर रहा है ये काम। तो सुलह पे अजर है, तोड़ तड़ाड़ पे कोई अजर नहीं है। फिर आपने वो हदीस यकीनन सुनी होगी कि शैतान अपना अर्श पानी पे बिछाता है और पूरी रिपोर्ट तलब करता है, क्या गुनाह किया। वो कहता है मैंने ये कर लिया, मैंने ये कर दिया। शैतान कहता है कुछ नहीं किया। एक शख्स आके कहता है मियाँ बीवी मैंने तलाक दिलवा दी है, शैतान उसे सीने से लगाता है। अल्लाह ने यहूदियों की खसलत कुरान में बयान की है कि वो जादू के ज़रिए युफ़र्रिक़ून बिही बैनल मर्इ व ज़ौजी, हमने उनको सिखाया था जादू ताकि वो मोजज़े और जादू में फ़र्क कर सकें। और उन्होंने इस काम को मियाँ बीवी में गलत फहमियाँ फैलाने के लिए और उनमें तोड़ पैदा करने के लिए इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, और अल्लाह ने फिर किस कदर अजाब दिया उनको। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात या इस्लाम की तालीमात की रोशनी में मियाँ बीवी के दरमियान तोड़ डालना, क्योंकि वकील लोग ये काम कर रहे हैं। कोई औरत चली जाए ना शोहर की थोड़ी सी शिकायत लेकर, वकील उसे पूरा बना बनाया एक पर्चा पकड़ा देते हैं। दुरुस्त है। मारता पीटता है, ना मर्द है, ना नफका नहीं देता, ये नहीं करता, लड़कियों में दिल, यानी किसी मर्द में जितनी बुराइयां हो सकती हैं, मेरा ख्याल है वो रिटर्न फॉर्म में होती हैं सारी बुराइयां और वो जो है औरत को थमा देते हैं, उसको खुद भी नहीं पता होता। तो ऐसे वकील भी हैं जो तोड़ कर रहे हैं, उसको और अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन ऐसे भी हैं, आप जैसे अल्लाह ताला आपकी उम्र में बरकत दे, जो इस्लाह की बात कर रहे हैं। और कोई आपने वाक़या देखा हो, कोई इस तरह जो आपके केसेस आए हों जो जिसमें आप समझे हों कि ये हमारा ख़ानदानी निज़ाम इस खुला पे किस तरीके से दाव पे लग रहा है, और किस तरह कितनी छोटी छोटी बातों पे ख़वातीन खुला के लिए पहुँच रही हैं? देखिए, मैंने मुफ्ती साहब पहले बड़ी दो मेरा ख्याल है बहुत माइनर सी बातें थी, इन्हें बासानी इग्नोर किया जा सकता था। सबसे पहले जो खुला की वजूहात आजकल हैं वो मैं आपको बताता ज़्यादातर चलूं। क्या वजूहात हैं? जो मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक ज़्यादातर वजूहात हैं, देखिए, इस्लाम ने औरत को सबसे पहले और सबसे ज़्यादा हकूक़ दिए, ये एडमिटेड फैक्ट है, इसे कोई डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन बदकिस्मती से आज की कुछ औरतें, दे आर यूजिंग देयर राइट्स एज एन अब्यूज। मतलब बेशुमार केसेस में देखा है, शौहर मेंटेनेंस भी दे रहा है, शौहर तमाम तर जिम्मेदारियां पूरी कर रहा है, शौहर अपनी बीवी से मोहब्बत भी कर रहा है, शौहर अपनी बीवी की इज्जत भी कर रहा है, मतलब उसने उसे फूलों पे रखा हुआ। लेकिन बदकिस्मती से एक फितना जो मोबाइल की सूरत में उस खातून के हाथ में आ गया, उसे बहुत सारे गलत तरीकों से इस्तेमाल किया जा सकता है, जिनमें एक पहला, देखिए, अपनी माँ बहन से बात करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अपने घर की बातें माँ बाप अपनी माँ से और बहनों से करना कि आज ये पकाया, आज फलां आया, आज ये पहना, आज ये किया, ये एक घर टूटने की बड़ी वजूहात में से बड़ी वजह है। अब मिसाल है, देखें, एक घर के दो दमाद हैं, एक को अल्लाह पाक ने जरा ज्यादा दौलत अता की हुई है और एक बेचारा थोड़ा सा मिडिल क्लास है। अब जो मिडिल क्लास है वो जाहिर है अपने से ज्यादा फाइनेंशियल स्टेटस रखने वाले के मुताबिक इखराजात तो नहीं कर सकता, और जब वो बहनें अपनी माँ के घर इकट्ठी होती हैं या आपस में कोई बात करती हैं, तो वो जब एक बहन कहती है ना कि मेरे शौहर ने मुझे, मतलब उसको दिखाना, उसको बताना, फिर वो ऑटोमेटिकली वो ख्वाहिश जो है वो उस औरत के अंदर पैदा होती है, जबकि उसका शौहर अपनी हैसियत के मुताबिक तमाम तर ख्वाहिशात पूरी कर रहा है। फिर उसके अंदर यह ख्वाहिश पैदा होती है कि मेरा शौहर अपनी हैसियत से बाहर जाए, और जो मेरी बहन को मिला या जो मेरी भाभी को मिला मुझे भी वही ला कर दे। तो यहां से भी इख्तलाफात शुरू होते हैं। दूसरा, मोबाइल का गलत इस्तेमाल, जिसमें अभी कुछ दिन पहले भी मैंने एक वीलॉग अपलोड किया था। एक क्लाइंट हैं, वो 16 साल से यूएई में है, बच्चे इवन कॉलेज गोइंग हो गए हैं, अच्छे उन्हें जो है वो कॉलेजेस में पढ़ा रहे हैं, अपनी बीवी को प्रॉपर मेंटेन कर रहे हैं। उन्होंने मुझे एक तस्वीर भेजी, मैं आपको वो दूंगा, वो आप चलाइएगा। एक सूखी हुई रोटी और ठंडा सालन, और साथ रोते हुए उन्होंने मुझे मैसेज किया कि भाई
16 साल से इस तरह का खाना खाते हैं, लेकिन अपने घर लाखों बेचते हैं कि इन्हें किसी चीज की कमी ना हो। 16 साल अपनी जिंदगी के जाया करने के बाद मेरी बीवी आज किसी नामहरम के पीछे लग के मेरे खिलाफ उसने जाके केस फाइल कर दिया। मुझे कोई बताए कि ऐसे मर्द का क्या कसूर है कि वो आपके साथ मुखलिस भी है, वो आपके साथ लॉयल भी है, उसने अपनी जिंदगी, मर्द देखिए, मर्द तो शुरू से कुर्बानी देता, मर्द नाम ही कुर्बानी का। अब जब आप अपने रिश्ते में 100% देखकर भी आपको उसका वो फल ना मिले तो आप अपने अंदर ही अंदर टूट जाते हैं। तीसरी वजह यह है जो आजकल ये खुला का मामला चल रहा है कि कुछ औरतों को यह गलत फहमी हो गई है कि जी मेरी खुला लेना मेरा हक है। उन्हें यह समझना चाहिए कि वो हक किन सूरतों में है। यह नहीं कि अगर आपका शौहर आपके साथ ठीक है तो आपने हक समझ लिया है और किसी नामहरम के पीछे लग के, मतलब किसी नामहरम के लिए, आपके बच्चे भी हैं, सब कुछ है, एक औरत का दिमाग खराब हो जाए पूरी नस्ल तबाह हो जाती है। मैंने कई बच्चों को, एक केस पे मैंने देखा, मां बच्चों की बाप से मुलाकात नहीं करवा रही थी, हमने उसमें कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल की, सेक्शन 100 के तहत हमने उसके वारंट गिरफ्तारी जारी करवाए, बैलफ के जरिए बच्चों को रिकवर किया, कोर्ट में प्रोड्यूस किया, और आप यकीन जानिए कि उन बच्चों को उनके बाप ने जब देखा तो वो बच्चों की तरफ नहीं भागा, वो वहीं पे गिर के ज़ारो कतार रोने लग गया। तो मैंने उसे संभाला, मैंने पूछा क्या हुआ है, तो वो कहने लगा कि वकील साहब जब ये खातून मेरे से बच्चे लेके गई थी ना, उस वक्त बच्चों की तस्वीर और वीडियोस में आपको दिखाता हूं और अब देखें आप इनकी क्या हालत है। ऐसा ही है, मेरे साथ भी एक केस ऐसा हो चुका है। ये एक खातून आई थी और आलिमा थी वो, तो उन्होंने कहा कि भाई ये मेरा शौहर बड़ा जालिम है, मैंने कोर्ट से खुला लिया है, शरई लिहाज से वो खुला है या नहीं है। तो मैंने जामिया रशीद से 1-2 मुफ्ती हजरात को बुलाया, ख़ुद भी मैं बैठा, हमने कहा आपका केस, हमने कहा ये खुला तो सही नहीं हुआ आपका, लेकिन हम आपका केस खुद स्टडी करते हैं, देखते हैं आपके शौहर में क्या ख़राबी है, तो हम फिर आपको सही गाइड करेंगे, अगर ये वाकई जालिम है हम आपका निकाह ख़त्म करवाएंगे। तो उस खातून ने कहा मेरा शौहर ये करता था, नान नफ़ा नहीं देता था, वगैरह वगैरह, बच्चों से नहीं मिला। जब उसके शौहर को बुलाया है ना, वो बच्चों को देख के रो पड़ा वो, और कहा मैं 3 साल के बाद इन बच्चों की, बेटियां थीं, 3 साल के बाद इन बेटियों की शक्ल देख रहा हूं मैं, इसने मुझे 3 साल तक मिलने नहीं दिया इन बच्चियों से। यानी हमें पता चला कि इस खातून ने नहीं मिलने दिया असल में, और वो बच्चियां बाप से नफरत कर रही हैं। छोटी बच्ची है, उसके तो जहन में जोर डालेंगे। बिल्कुल ठीक है। फिर जब नान नफ़क़े की बात आई तो नान नफ़क़े का पता चला, उसने कहा कि मैं नान नफ़क़ा दे रहा हूँ, और अगर इनको ये ख़तरा है कि मैं नहीं दूंगा तो मैं अभी एडवांस चेक बना के दे देता हूँ आपको 2 साल के, मैं चेक बना के दे देता हूँ और आप गारंटी ले लो। मैंने कहा मैं गारंटी लेता हूँ उस खातून से, उस खातून को मैंने कहा, लेकिन फिर भी नहीं गई वो। मैंने उस खातून को कहा, मैंने कहा मोहतरमा ये आपका दिमाग ख़राब हो गया, ये कोई शरी खुला बुला नहीं। तो ऐसे कुछ केसेस मेरे सामने भी आ चुके हैं। ऐसा भी केस मेरे सामने आ चुका है, खातून ने शौहर से खुला लिया। अच्छा, ये खुला वाली ख़वातीन करती क्या हैं, अच्छी भली ज़िंदगी शौहर के साथ गुजर रही है, उसकी थोड़ी बहुत कड़वी कसीली बर्दाश्त नहीं होती, और नया शौहर फिर जितना भी आड़ा तिरछा हो ना, वो बर्दाश्त करना पड़ता है। फिर खुद भी जॉब कर रही होती हैं, वो अलग जॉब कर रहा होता है, इसके बच्चों पे वो खर्च भी नहीं कर रहा होता, बिल्कुल, और वहां गुजारा चल रहा होता है इनका। तो अल्लाह ताला ने औरत की फितरत में जल्दबाजी रखी है, तो उस जल्दबाजी की वजह से अल्लाह ने औरत को राइट नहीं दिया अलहदगी का। ये जो आपने एक बात की है ना कि मर्द हमारे यहाँ कुर्बानियाँ देते हैं, कि जब ये आपकी बात जाएगी ना मीडिया पे तो हमारी बहुत सी ख़वातीन को आग लग जाएगी। जी बिल्कुल। तो वो कहेंगी नहीं, मर्द कहाँ से कुर्बानी। देखें, कुछ मर्द ऐसे हैं जो नालायक हैं, कुर्बानी नहीं देते। मेजॉरिटी 99% आप अपने बाप को देख लो, अपने भाइयों को देख लो, तो 99% हमारी सोसाइटी में मर्द बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ देता है। बेशक, इसमें कोई शक। कहते हैं ना, तो रफुल अशिया बि अज़दादिहा, किसी भी चीज़ को देखना हो तो उसके अपोजिट से देखा जाए। जब आप कंपेयर करते हैं ना किसी एक सोसाइटी को दूसरी सोसाइटी से, आप जाएं यूरोप अमेरिका में जाके देखें, वहाँ के मर्दों को देखें, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, किसी किस्म की कोई जिम्मेदारी नहीं, बच्चे ही पैदा नहीं करते इस चक्कर में कि हमें कोई इनका खर्चा ना उठाना पड़ जाए। और आप अपनी सोसाइटी के मर्द को देखें, अपने बाप को देखें, अपने भाइयों को देखें,
तो मर्द की जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा हैं। मैं इसलिए नहीं ये कह रहा कि मैं मर्द हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरी भी आंखें हैं। हमने अपने बाप को देखा, अपने भाइयों को देखा, अपने आप को देखा। तो एक अंग्रेज खातून आई थी, वो बहुत पुरानी बात है, 2014 या 15 की बात होगी। एक अंग्रेज खातून थी, मेरे दोस्त था, उसकी कोई क्लास फेलो थी, वो उठा के ले आया मेरे पास कि इंटरव्यू लेना चाहती है, इस्लाम को समझना चाहती है। उसने कहा आपके कितने घर हैं, मैंने बताया बच्चे बच्चे। उसने कहा कि इसकी ये सब माशाल्लाह जॉब वॉब करते हैं। मैंने कहा नहीं भाई, सबकी जिम्मेदारी हम पर। वो बहुत बड़ी हैरान हो रही थी कि क्या मर्द ऐसे भी होते हैं जो सारे खानदान की जिम्मेदारी खुद उठाई हुई हो। मैंने कहा हमारे यहाँ सारे ऐसे ही होते हैं, ये कोई मैं नहीं हूँ। तो हमारी खवातीन को गोरे वाले अखलाक चाहिए, बिल्कुल ठीक, कि हर वक्त शोहर थैंक यू करता रहे, लेकिन जिम्मेदारियां वो उठाने के लिए तैयार नहीं है जो गोरियां उठाती हैं। बिल्कुल ठीक है, आपने बिल्कुल जबरदस्त। यानी हलवे खाने के लिए मुस्लिम है, जिम्मेदारियां के लिए मुस्लिम नहीं है। इधर मैं आपकी कथा कलामी के लिए आपको माजर चाहता हूँ। देखें, इस तरह की जो खवातीन है ना, जो ये कहती हैं कि मर्द जिम्मेदार नहीं है, मतलब जो अब चीखेंगी, मतलब सुन के, ऐसी औरतों को कभी आप मिलें तो आप उनसे पूछेंगे ना कि दुनिया का सबसे बेहतरीन बाप कौन है, तो वो कहेंगी मेरा बाप। आप उनसे पूछेंगे दुनिया का सबसे बेहतरीन मर्द कौन है, तो वो कहेगी कि मेरा भाई। दुनिया की सबसे बेहतरीन औरत कौन है, वो बोलेगी मेरी मां। लेकिन जो उसके बच्चों का बाप है वो दुनिया का सबसे घटिया तरीन मर्द होता है उसकी नजर में। उस मर्द की मां दुनिया की बुरी तरीन औरत होती है उसकी नजर में। ये बेसिकली एक डिस्क्रिमिनेशन जो इन्होंने एक खुद से पैदा। देखिए, औरत काबिल इज्जत है, औरत काबिल एहतराम है, मर्द भी काबिल एहतराम है, लेकिन ये काबिल एहतराम कब तक होते हैं, जब तक वो अपनी उन लिमिट्स को क्रॉस ना कर लें जो हमारी शरीयत ने हमें दी। अच्छा, वैसे मैं आपकी बात में एक ऐड करूं, ये भी पुराने ज़माने में था। अब जो नई जनरेशन आ रही है ना, वो अपने बाप को भी दुनिया का बेहतरीन बाप नहीं कहती। अब बच्चियां भी बाप की आंखों में आंखें डाल के बात करने लगी। वो अब बाप को भी बाप। अब जो नई नस्ल आ रही है उनको बार बार ये बावर कराया जा रहा है कि मर्द जो है ये सिर्फ एक धौंस जमाने वाली शख्सियत है। और ये जो मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाली खवातीन है ना, इन्होंने औरत को जब आज़ाद किया है तो सिर्फ बीवी को शौहर से आज़ाद नहीं किया, बहनों को भाइयों से, बेटियों को बाप से भी आज़ाद किया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और बेटियों को बाप से क्या, माँ से भी आज़ाद किया। माँओं की भी नहीं चल रही है। तो हमारा फ्यूचर इधर को जा रहा है। बिल्कुल ठीक है। ये सब आज़ाद आज़ाद इंडिविजुअलिज्म, ये सिर्फ ये है कि खाने के लिए अब्बा अब्बा हैं, नचोड़ने के लिए माँ माँ है, और शौहर की पतलूनों से पैसे निकालने के लिए वो हस्बैंड है। बिल्कुल ठीक है। जब हुकूक देने की बारी आए, आज ही का केस है, एक साहब ने कहा कि मैं नहीं चाहता मेरी वाइफ जॉब करे, मैं खिला रहा हूँ पिला रहा हूँ, वो जॉब करती है तो वो सारा दिन दफ्तर में होती है। फिर जाहिर है शैतान वसवसे डालता है बीसियों किस्म के, और घर में बच्चों की एक आध बच्चा है, वो औलाद भी नहीं पैदा कर रही है, और जो बच्चे है उसकी देखभाल नहीं हो रही है, शाम को थकी हुई आती है, सो जाती है। तो मेरा तो घरेलू लाइफ बिल्कुल डिस्टर्ब हो रही है। आज ही का वाक़या है। मैंने कहा आप वाइफ को रोक दो आप जॉब से, ये तो आपका हक है, आप उसको रोक सकते हो। कह रहे हैं नहीं, वो कहती है कि आपका कोई राइट नहीं है। साफ मुंह पे कह देती है मैं करूंगी जॉब, आप कौन होते रोकने वाले। तो कहते हैं मैं डिवोर्स अगर देता हूं तो वही बच्चे रुल जाएंगे। फिर आप तो वकील हैं, आपको पता है कि डिवोर्स देने के बाद मर्द की जो अदालतों में उसको नचोड़ा जाता है, वो तो पहले से भी ज्यादा बुरा हाल हो जाता है उसका। बिल्कुल। यानी कोर्ट में महीने में 2 दफा बच्चे की मुलाकात, और उस मुलाकात का खर्चा भी शौहर से लिया जा रहा है, कन्वेंस का खर्चा। अच्छा, यहां भी आप वकील हैं, आप एक बात को खूब अच्छी तरह जहन में रखें। देखें, इस्लाम ने बच्चे के बाप पे सारा खर्चा डाला है, ये एक हकीकत है। बच्ची की जब तक शादी नहीं हो जाती, बच्चा जब तक बालिग नहीं हो जाता, उसकी टोटल उसका नान नफका बाप के जिम्मे। यहां तक तो कोर्ट सही करती है, बिल्कुल ठीक, शरीयत के मुताबिक। बिल्कुल ठीक है। लेकिन एक और चीज इस्लाम ने बाप को यह राइट दिया है कि बच्चे की तरबियत बाप की मर्जी से होगी। बच्चा बचपन में रहेगा मां के पास, लेकिन तरबियत बाप की मर्जी की होगी। बाप अगर चाह रहे इस स्कूल में ना पढ़े, फलां स्कूल में पढ़े, तो बाप को शरीयत, यानी सरबरा बाप ही रहेगा। डिवोर्स के बाद बाप की सरबराही सिर्फ औरत पे खत्म होती है, बच्चों पे खत्म नहीं होती। बीवी पे खत्म होती है, बच्चों पे खत्म नहीं होती है। शादी ब्याह में, हर चीज में। और हफ्ते में एक दिन बाप बच्चों को अपने साथ रख भी सकता है। ये
जितनी भी इस्लामी कवानीन की किताबें कि भाई ठीक है बच्चा रहेगा माँ के पास, लेकिन हफ्ते में एक दिन बच्चों को रात बाप के साथ गुजारने दी जाएगी। अब अदालत क्या कर रही है, बाप को निचोड़ने के लिए तो शरीयत का लॉ लिया हुआ है, बिल्कुल ठीक है। राइट जो बाप को दिए हैं कि सरबराही बाप की होगी, बाप की मर्जी चलेगी, उसमें बाप की 2 टके की हैसियत नहीं है, वो सारी माँ की मर्जी चल रही होती। बेटी कपड़े माँ की मर्जी की पहन रही है, मिसाल के तौर पर बाप अगर मजहबी शख्सियत है, वो नहीं चाहता कि मेरी बच्ची अधूरे कपड़े पहने, तो मैं अपनी बच्चियों की मजहबी तरबियत करना चाहता हूँ, लेकिन माँ लिबरल है, वो चाहती है कि नहीं मैं अपनी बच्ची को मॉडर्न बनाऊंगी, तो बाप की नहीं सुनी जाएगी, माँ की सुनी जाती है। हालांकि इस्लाम ये कहता है कि बाप की सुनी जाएगी। तो यहाँ भी कोर्ट एक गड़बड़ ये कर रही है। अच्छा, मैं अमेरिका में और दूसरे मुल्कों में जो मैंने वहाँ लॉयर से मिला हूँ, वहाँ तलाक के बाद औरत के इतने राइट नहीं है जितने हमारे यहाँ हैं। ये भी अजीब बात है, यानी हमारे जो जजेस हैं या हमारे कानूनदान हैं वो उन लोगों की गुलामी में उनसे भी 2 हाथ आगे चले। वहां ये सलूक नहीं होता बापों के साथ कोर्ट में, जो हमारी कोर्ट में जो बाप के साथ सलूक हो रहा है। मुफ्ती साहब देखिए, सबसे पहले तो ये बात मैं मर्दों से कहना चाहूंगा कि बहुत सारे मर्द ऐसे मैंने देखे हैं अपनी वकालत में जिन्हें अपने राइट्स का ही नहीं पता। अब कई मर्द जो हैं अक्सर वो कॉल करते हैं या ऑफिस में आते हैं तो कहते हैं जी वकील साहब मुझ पे मेरी बीवी ने खर्चे नानो नफके का केस फाइल किया हुआ जी, अदालत ने मेरा खर्चा लगा दिया, मैं खर्चा दे रहा हूँ जी। कब से दे रहे हैं? मैं 4 साल से दे रहा हूँ। अच्छा चलें, आप बच्चों से मिलते हैं? नहीं जी मैं तो नहीं मिलता। तो कहा जी मैं तो महीने बाद जाता हूँ, मैं खर्चा देता हूँ तो मैं आ जाता हूँ। और अब तो सिस्टम ये निकल आया हुआ है, खासतौर पे हमारी लाहौर की अदालतों में और गुजरांवाला की कई अदालतों में, कि औरत का अकाउंट नंबर दे दिया जाता है, मर्द ने हर महीने उसमें पैसे डिपॉजिट करते हैं। मैं इस एक्ट के बड़ा सख्त खिलाफ हूं। देखिए, जब औरत को पैसे घर बैठे मिलेंगे ना, वो ज्यादा फैसिलिटेट होगी, और जो बाप है उसको जो महीने के बाद एक आस होती है ना कि आज मैं अपने बच्चों को देख पाऊंगा या मैं अपने बच्चों को गोद में उठा पाऊंगा, उसकी उस आस पे भी पानी फिर जाता। अब मर्द क्या करते हैं, मर्दों को अपने राइट्स का पता नहीं होता। अनफॉर्चुनेटली आज औरत को अपने राइट्स का कुछ ज्यादा ही पता चल गया, जो है भी नहीं है वो भी उन्हें पता चल गया। अब मर्द ये समझता है कि जी 7 साल तक मैं अपने बेटे की कस्टडी का केस ही नहीं फाइल कर सकता। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूं, आपके तवस्सुत से आपकी माशाल्लाह पूरी दुनिया आपको सुनती है। ये मैं मर्दों को समझाना चाह रहा हूं, देखिए ऐसा कोई भी कानून मौजूद नहीं है कि आप 7 साल से पहले बच्चों की कस्टडी में नहीं जा सकते। ये मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बार मैं इस बात पे जोर दे रहा हूं। देखें, अदालतें अब बच्चों की कस्टडी सिर्फ इस बुनियाद पर डिसाइड करती हैं कि बच्चों की वेलफेयर किसके पास। ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट कानूनी जो है वो सवाल है। अगर बाप कोर्ट ऑफ लॉ में यह साबित कर देता है बियॉन्ड दिस फैक्ट के बच्चे की एज क्या है, सकलिंग एज तक तो चले वो एक बात है कि वो बच्चा तो वैसे भी शरई तौर पर भी मां के पास ही होना चाहिए, जो कि वो मदर फीड पे होता है। लेकिन अगर बाप ये कोर्ट ऑफ लॉ में साबित कर देता है कि बच्चे की वेलफेयर मां की निस्बत मेरे पास ज्यादा, जो बात आपने की कि बच्चे जो बाप जो महाना नानो नफका दे रहा है वो बच्चे के फैसले वो करेगा। अब बाप को तो अपने राइट्स का पता ही नहीं है, तो वो कोर्ट ऑफ लॉ में कैसे वो अपनी इन चीजों को जो है यहाँ मैं थोड़ा सा आपकी बात से डिसएग्री करूंगा। मेरे पास जो केसेस आए हैं उन्होंने कई बाप ऐसे हैं जिन्होंने 7 साल की उम्र में बच्चे की कस्टडी का केस किया, लेकिन वो केस इतना लंबा चला है, या तो बाप इतना तगड़ा था, इतना पैसे वाला था, या इतनी पावरफुल था, तो कोर्ट ने उसके हक में फैसला कर दिया। तो कानून की किताब में लिखा हुआ तो यही है जो आप बता रहे हैं, लेकिन बाप को ये साबित करना ना कि मेरे पास बच्चे रहेंगे, इसमें बच्चे का फ़ायदा ज़्यादा है, ये साबित करने के लिए उम्र नूह चाहिए बाप को। अच्छा, ये केस चलते 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 बच्चे 18 साल से भी ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। आपकी इस बात तो से जो प्रैक्टिकली हो रहा है वो ये हो रहा है जी। मैं इस बात का जवाब देता हूँ। देखिए, मैं एक हद तक आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। असल मसला पता क्या, केसेस लंबे क्यों जाते हैं, मैं यही मेरा पॉइंट था एक्चुअली में, कि बाप ये समझता है कि 7 साल के बाद मैं बच्चे की कस्टडी फाइल करूंगा तो मुझे मिलेगी। देखिए, आप जितना देर से चलना शुरू करते हैं ना,
आप मंजिल पर भी उतनी देर से ही पहुंचते हैं। देखिए, जैसे ही आपकी सेपरेशन हो जाए ना, आप फौरी तौर पर अपने बच्चे की कस्टडी का केस फाइल कर दें। जब तक बच्चे ने 7 इयर्स की एज अटेन करनी है ना, तब तक या तो आपका केस क्लोज हो चुका होगा या आपका केस एंड वाले स्टेजेस पे आ चुका होगा। और इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये बाप हजरात जो है उन्हें समझनी चाहिए। देखिए, अगर आप 7 साल तक बच्चे को नहीं मिलते ना, ये सोच के कि मैं 7 साल के बाद केस फाइल करूंगा, तो अनफॉर्चुनेटली आज की औरत, मैंने देखा कई केसेस में कि अपने बच्चों की बड़ी जबरदस्त ब्रेन वॉशिंग करती है अपने बाप के खिलाफ। इवन ये कुछ दिन पहले हमने बच्चे रिकवर करवाए एक खातून से लाहौर की कोर्ट में। तो वो बच्चे लेके कराची फरार हुई थी। तो अपने भाई की शादी पे जब वो लाहौर आई, हमें पता चला, हमने लीगल प्रोसीजर अडॉप्ट किया, बैलअप किया, बच्चे रिकवर किए, कोर्ट में पेश कर दिए। अब जब वो एकदम सब कुछ हुआ तो खातून अपनी बेटी को, जिसकी उम्र सिर्फ 6 या 7 साल है, उसको ये कह रही है कि अपने बाप को गाली निकालो। और जब बाप ने अपने बेटे को पानी दिया पीने के लिए, बच्चे ज्यादा सहमे होते हैं उस वक्त में ना, तो वो औरत अपनी बेटी से ये कह रही थी कि अपने भाई से पानी लेके फेंक दो, तुम्हारे बाप ने इसमें पता नहीं क्या मिलाया हुआ। अब जब बच्चों की ब्रेन वॉशिंग 7 साल की उम्र तक ये हो चुकी होगी, तो बच्चे तो आपको बिल्कुल मुजरिम समझेंगे। आप बच्चों की परमानेंट कस्टडी डिसाइड करने के केस के साथ साथ बच्चों के साथ विजिटेशन का केस लाजमी फाइल किया करें। ये नई बात पता चली है कि जब भी ऐसे सेपरेशन हो तो बच्चे छोटे ही हों, बेशक आपको अगर कस्टडी चाहिए तो उसी, ये बातें वकील बताते नहीं जी, बाप उसी वक्त परमानेंट कस्टडी का केस फाइल करे, कोर्ट उसे खारिज कर दे, कोर्ट उसे जो लेकिन साथ में बच्चों के साथ विजिटेशन शेड्यूल की एप्लीकेशन लाजमी करे। वो बाप का राइट है। देखिए, अगर बाप प्रॉपर नानो नफका अदा कर रहा है तो अदालत ये बिल्कुल बाप को फेवर देती है कि वो मां बच्चों की माहाना बल्कि महीने में 2 बार बच्चों से मुलाकात करवाए, और उसके बाद दोनों ईदों पे, बच्चे की बर्थडे पे, बाप की बर्थडे पे, और इसके अलावा जब बच्चा थोड़ी सी मजीद अप एज में आ जाता है तो होम विजिटेशन भी उसमें कोर्ट अलाउ कर देती है, जिसमें समर वेकेशंस, विंटर वेकेशंस, बाप बच्चों को अपने घर ला सकता है। तो ये जो बात थी ना कि वो मर्द केस फाइल करता है, तो इसमें वकील भी तगड़ा होना जरूरी है शायद। जी बिल्कुल, क्योंकि अब जो हमारे सामने केसेस आए उसमें बापों का बड़ा ही बड़ा रखा। देखिए, ये ऐसे होता है। वो देखिए, औरत अगर, अच्छा इस बात पे मेरा कानून अपनी अदालतों के साथ गिला है, मर्द 2 महीने खर्चा ना दे उसके वारंट जारी कर देते हैं, बैलफ उसके दरवाजे पर पहुंच जाता है, जिसने उसकी जमानत दी होती है, उसकी प्रॉपर्टी की ऑक्शन करने के लिए इश्तिहार निकाल दिए जाते हैं, मतलब इस हद तक उसको खवार किया जाता है। अब यही मर्द है जिसने कोर्ट के ऑर्डर को ना माना, 1 माह या 2 माह खर्चा ना जमा करवाया, उसको हथकड़ियां लग गई और वो जेल चला गया। अब जब तक पैसे और जो रिमेनिंग अमाउंट है उसकी श्योरिटी कोर्ट में जमा नहीं करवाएगा, वो बाहर नहीं आएगा। अब वही ऑर्डर अगर खातून कोर्ट का डिसओबीडियंटली उसको इग्नोर कर दे, कोर्ट ने कहा हुआ है कि तुमने बच्चे की मुलाकात बाप से करवानी है, औरत बच्चे नहीं लेके आती, सेक्शन 100 के वारंट कोर्ट जारी भी कर दे तो बड़ी मुश्किल से बैलेंस जाता है उसको। वो मेरा ख्याल है कि अपनी 10-12 साल वकालत में सिर्फ 3 या 4 खवातीन को देखा होगा जो इस तरह से, नहीं तो उन्हें फर्क ही कोई नहीं पड़ता। अदालतों को चाहिए, देखिए जिस तरह आप औरत की बगैर, अब दोबारा मैं खुला वाले पॉइंट पे आ रहा हूं, एक औरत को बात ये भी समझनी चाहिए, अगर आप अपने शौहर के साथ नहीं रहना चाह रही ना, ये बड़ी कानूनी बात बता रहा हूं, आपको उस पर इल्जाम लगाने की कोई जरूरत नहीं है। आपको उस पर कोई इल्जाम लगाने की जरूरत नहीं है अगर आपको वो पसंद नहीं है। अगर जो वो एक्ट कर रहा है वो हकीकतन वो आपके साथ हो रहा है, आप वो फिर उसका इजहार करें। लेकिन अगर आपको वो पसंद नहीं है, आप सिर्फ इस वजह से नहीं रहना चाह रही उसके साथ, तो आप सिर्फ कोर्ट को जाके ये भी कह देंगे ना कि मैंने इसके साथ नहीं रहना, तो आपकी खुला हो जाएगी। कोर्ट से होगी, वो शरी खुला नहीं कहलाती। खैर, शरीयत उस खुला को नहीं मानती। लेकिन तो ये जो हम बात को बस समेटने की तरफ लेके जाते हैं, ये आप क्या समझते हैं, इसमें तब्दीली कैसे मुमकिन है? ये जो वफाकी शरी अदालत ने तो इसी खुला के बारे में मैंने सुना है कि वो जज साहब से मेरी बात भी हुई वफाकी शरी अदालत के, उनको तो समझ ही नहीं आ रहा था समझाने की कोशिश। वो बुखारी की हदीस पेश कर रहे थे, मैंने कहा उस बुखारी की हदीस में तो है कि उन शोहर ने डिवोर्स दी है, बिल्कुल खुद थोड़ी यानी जज ने तलाक दी है। तो जब वफाकी शरी अदालत के जज का ये हाल है, क्या ये पॉसिबल है कि वफाकी शरी अदालत में दोबारा केस फाइल किया जाए मजबूत बुनियादों पे दलाइल के साथ? तो आप क्या समझते हैं, कोई बेहतरी की उम्मीद है?
जी, इसमें बिल्कुल हम दो तरीकों से बेहतरी ला सकते हैं। असल मकसद ये है कि जो हमारा मुआशरा, जो हमारी जो अब नस्लें जो जवान हो रही हैं ना, वो एक टूटा हुआ खानदानी निज़ाम ना पाए। असल मकसद ये है, हमें हमारे बच्चों को पता हो कि ये हमारा बाप है, इसका क्या मुकाम है, ये हमारी माँ है, इसका क्या मुकाम है। औरत को मर्द का और मर्द को औरत की इज्जत का पता हो, विदाउट एनी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। और ये जो जो आप भी बात करते हैं या जो मैं कानूनी तौर पे बात करता हूं, कि तमाम औरतों को ये समझना चाहिए कि हम औरतों के खिलाफ नहीं करते हैं। बेसिकली ये औरतों के फेवर में जा ये रही है, क्योंकि औरतों के देखें ये फेवर में जा रही फैमिली हैं। सिस्टम तबाह होगा ना, मर्दों के तो मजे हैं, मर्दों के मजे, क्योंकि औरत को भी मर्द तो चाहिए ना। बिल्कुल फिर वो चाहिए। बीवी बनाए बगैर गर्लफ्रेंड बना के उससे रिलेशन कायम करेगा, और कुछ कोई नान नफका कुछ भी नहीं जो यूरोप अमेरिका में चल रहा सर है। ये है कि फिर मुआशरा गुनाह की तरफ ही जाएगा ना। जी, जी। तो वो जो फिर उस गुनाह में शामिल होगा वो उसकी सजा पाएगा। जी, 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 जी। अब इसको हम कवर कैसे कर सकते हैं, इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मेरी माँ बाप से ये गुजारिश है। सबसे पहले हमारे बड़े बताया करते थे कि जब हमारे दौर में किसी बेटी की रुखसती होती थी ना, तो उनसे ये कहा जाता था कि बेटा, अगर आपके घर में कोई छोटी मोटी नोकझोंक होगी ना, तो आप उसे अपने घर में ही कवर करना। बल्कि मैंने अपनी होश में भी ऐसे लोग देखे हैं कि बेटी अगर ससुराल में झगड़ा करके मायके में जाके बैठी है, तो मैंने अपनी आंखों से देखा है, उस वक्त तो खैर लॉ नहीं किया था, बहुत पुरानी बात है, कि वो बाप अपनी बेटी का बाजू पकड़ के लाया, उसने ससुराल में छोड़ा, उसने कहा तुझे इस घर में रुखसत किया था, तेरा जनाजा भी यहीं से निकलेगा। अब यहाँ पर भी औरतें, कई फेमिनिस्ट चीखेंगी कि जी आप औरतें मरने के लिए छोड़ी हुई हैं। भाई देखें, आपका बाप आपको किसी बात से मना करता है, आप बाज आ जाती हैं। फेमिनिस्ट औरतों से ज्यादा जो है ना, लड़की के जो खैर ख्वाह है उसका बाप होता है। बाप फेमिनिस्ट औरतों की कुछ नहीं लगती ये बच्चियां, बिल्कुल ऐसे, बाप ज्यादा खैर ख्वाह है। बाप ज्यादा खैर को। तो ये एक तो माँ बाप को ये औलाद को समझाना अच्छा, चाहिए। बाप को अपनी बच्ची की खामियां भी पता होती है, बिल्कुल पता होती है, उसको ये भी पता होता है कि ये थोड़ी जबान की तेज थी, तो यकीनन ससुराल में भी जाके चला रही होगी, बिल्कुल पता होता है। वो इसलिए कंप्रोमाइज़ का रास्ता इख्तियार करता है। अच्छा, इसमें ये बात भी है कि बहुत माएँ बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगी ऐसी बात सुन के। मेरे पास जो केसेस आते हैं उसमें तलाक दिलवाने में माओं का बड़ा है। नहीं, ये हकीकत है, ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। ये 100% हकीकत है। देखें, अगर आज की माँ, मैं ये बात फिर वहीं पे आ गई कि जैसे मैंने पहले कहा कि अगर माँ बाप अपनी औलादों को, अपनी बेटियों को ये समझाए ना कि बेटा तुम्हारा ससुराल ही तुम्हारा सब कुछ है, वो टिकी रहती है वहां पे। छोटी मोटी बात मायके में भी हो जाती है। और बल्कि औरत को यह भी समझना चाहिए कि जो मायके में होती है ना, फिर बाद में वो बहुत खतरनाक, वो बहुत बुरी लड़ाइयां हो रही होती हैं बेटियों की, वो भाभियां नंदों से तो ऐसे जैसे आप चंगेज खान को भूल जाएं आप। अब माएँ क्या करती हैं, उनका एक दर्स होता है कि हमारी बेटी नौकरानी तो नहीं है आपकी, तुम्हारी सास के हाथ टूटे हुए हैं, वो क्यों नहीं बना रही, तुम्हारी ननद के हाथ टूटे हुए हैं, वो क्यों नहीं खाना बना रही। यानी कि माँ खुद बेटी को सिखा रही होती है कि जहां पर तुम जा चुकी हो वो तुम्हारा घर है ही नहीं। जी जी। तो जब उसका दिमाग और दिल वहां पे ठहरना ही नहीं है, तो वो अपना घर कैसे बसाएगी। तो मुख्तसरन ये कि माँ बाप, मैं वैसे बच्चियों को जो नसीहत करता हूँ ना, जो आजकल केसेस आते हैं लड़कियों के, माएँ आती हैं सास से लड़ाई हो रही है। मैं जैसी केस आया कुछ दिन पहले, मियाँ बीवी थे, 9 उम्र बच्ची थे वो, लड़के से लड़की। तो मैंने उससे उसकी बीवी से पूछा, लड़की से पूछा, मैंने कहा तुम्हारी सास की उम्र कितनी है? यार ये 70। मैंने कहा बेटा थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो, 2-4 साल की कहानी है यार, सारी ज़िंदगी ऐश करोगी, सास ने कोई हमेशा थोड़ी जिंदा रहना हो। बिल्कुल ठीक है, थोड़ा सा जुल्म ज्यादती बहुत ज़्यादा ना हो, थोड़ा सा आड़ी तिरछी होगी सास, बर्दाश्त कर लो, और तुम्हारे दिल में अपने शौहर, तो तुम्हारे शौहर के दिल में हमेशा के लिए जगह बना लोगी। बिल्कुल दुरुस्त। तो यही बात आप कह रहे हैं कि माएँ थोड़ा सा, अगर माएँ थोड़ा सा कंट्रोल करें। अब बल्कि 99% केसेस में ये देखते हैं, माँ खुद आती है, बेटी को लेके जाती है, और फिर माँ खुद ही कोर्ट में लेके आती है और बेटी की खुला का केस। कई लड़कियां हमें कहते भाई मैंने नहीं खुला लेनी, मैंने वापस जाना है, मेरी सुलह करवाएं। आप यकीन जानिए, लेकिन माएँ वहां पर उन्हें कह रही होती हैं अगर तुम वहां पे गई तो हमारा मरा हुआ मुंह देखोगी। मतलब इस हद तक। थोड़े दिनों के बाद नहीं, यही माँ डिप्रेशन से बेटी को मार देती है। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, ताने दे दे के ना, इसी ने टेंशन दी होती है। तो हल इसका यह है कि एक तो अदम बर्दाश्त जो है उसको ख़त्म किया जाए। जो बेटियां हैं, बहनें हैं, वो इस बात को समझें कि देखें, राइट्स जो है ना, जो आपको आपके शौहर ने दे देने हैं ना, वो ज़बरदस्ती बाहर से आप छीन के नहीं ले सकते हो, और ना उसका मज़ा है।
दूसरे नंबर पे खुदारा हर चीज का एक मुस्बत इस्तेमाल होता है और एक मनफी इस्तेमाल होता है। मोबाइल का मनफी इस्तेमाल बात करते हैं। तीसरे नंबर पे इस पर हमारी हुकूमत को कुछ नजरसानी करनी पड़ेगी। कुछ फैमिली कोर्ट्स जो फैमिली एक्ट हैं इनमें इस तरह की अमेंडमेंट्स लेके आए कि अगर औरत की अलैदगी हासिल करना मतलब उसकी बहुत ज्यादा जरूरत बन गई है तो उसमें देखें कि अगर आपने औरत को खुला कर राइट दे दिया ना तो राइट्स आप मर्द के भी इन्फ्रिंज ना करें। आप जो बच्चे हैं जो मासूम हैं आप उनके फ्यूचर को सामने रखते हुए कोई ऐसी मौसर कानून साजी करें कि जिससे मर्द भी औरत पर जुल्म करता हुआ 1000 बार सोचे और औरत भी मर्द के साथ ज्यादती करती हुई 1000 बार सोचे। बदकिस्मती से मुफ्ती साहब मैं इस बात से इजाजत चाहूंगा आखिरी बात करके कि हमारे यहां पे कोई ऐसा पैरामीटर ही नहीं है। मैं एक केस आपको बताता हूं। एक केस मेरे पास आया, अच्छी भली लाइफ चल रही थी, सब कुछ था, औरत का अफेयर चल गया कहीं पे, वो भाग गई घर से, सोना शोना ले गई, सारा कैश वगैरह हर चीज ले गई घर से और बच्चे भी ले गई साथ। तो वो जब शौहर घर आया तो उसने देखा कि जी मेरा तो घर ही खाली है, माल भी नहीं है, बीवी भी नहीं है, बच्चे भी नहीं है। उसने जाके एक पुलिस में FIR करवा दी कि जनाब मेरी बीवी को तो कोई अगवा करके ले गया। ज़ाहिर वो यही सोचेगा, वो तो ये तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि उसकी बीवी का किसी नामहरम के साथ कोई ताल्लुक था। उसने FIR करवा दी। वो FIR होती है हमारे पाकिस्तान पिनल कोड के सेक्शन 496A के तहत। अब वो जब FIR हो जाती है उसमें ये उसका सब्जेक्ट ये होता है, मजमून ये होता है कि जनाब मैं फलां फलां मेहनत मजदूरी करता हूँ, कानून का एहतराम करता हूँ, मेरी फलां से शादी हुई थी, मोरखा फलां को जब मैं अपने घर आया तो मेरी बीवी और बच्चे घर पे नहीं थे, वो घर की चीज़ें भी गायब थी, तो मुझे फलां फलां ने बतलाया कि कोई नामालूम या कोई फलां शख्स तुम्हारी बीवी को अपने साथ लेके जा रहा था, अगवा करके लेके जा रहा था, किसी गर्ज से लेके जा रहा था। अब वो FIR हो गई। अब वो जब जिस मर्द के खिलाफ FIR हुई होती है या जिसको वो बाद में ततीमा बयान यानी कि सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट में बताता है कि जनाब इसने मुझे पता चला कि ये लेकर गया मेरी बीवी को, तो आप हैरान हो जाएंगे। उसकी बीवी इलाका मजिस्ट्रेट के सामने जाके एक स्टेटमेंट देती है अंडर सेक्शन 164, 164 का एक बयान देती है, वो सारी FIR खारिज हो जाती है। अच्छा, मर्द को कोई रिलीफ नहीं है। क्या बयान देती है वो कहती है जी मैं अपनी मर्जी से गई हूं, मुझे किसी ने अगवा नहीं किया। FIR खारिज उसी वक्त। और ना फिर वो मर्द अपने बच्चों से मिल पाता है, जो चाहे वो थोड़ा नुकसान हुआ है चाहे ज्यादा, जो माल की सूरत में हुआ वो भी उसको वापस, कोई पैरामीटर ही नहीं है कि वो उसको वापस ले ले, क्योंकि कानून ये कहता है कि शौहर बीवी के खिलाफ चोरी की FIR ही नहीं करवा सकता। जबकि हमारी शरीयत ये कहती है कि जो औरत है वो अपने शौहर की गैर मौजूदगी में उसके माल की, उसकी औलाद की और उसकी इज्जत की मुहाफिज है। अब देखिए शरीयत को तो उसने मुकम्मल तौर पे साइड पे कर दिया, और जो शख्स चोट खाए बैठा है उसको कानून की तरफ से भी चोट लग गई। अब उसको समझ नहीं आती कि मेरी ये थी कब, मतलब सब कुछ ले गई, इज्जत, सबसे बड़ी चीज उसकी इज्जत भी ले गई। जब वो ये कह देती है ना कि मैं अपनी मर्जी से गई हूं, एक मर्द जो होता है ना वो वहीं पे टूट जाता है। तो इस पे मैं चाहता हूं कि ये कानून यहाँ पे आंखें बंद करके ख्वाबे गफलत की नींद सो रहा है। ये कानून जो है ना, ये हमारे लिबरल लोग हैं जो चाहते हैं कि खानदानी निज़ाम तबाह हो, इसके पीछे तहरीक ये, और वो ऑलमोस्ट उनको हमारी नमाज से, रोजे से, हज से, ज़कात से कुछ लेना देना नहीं है। कहते हैं नमाज पढ़ो, ज़कात दो, अब रोज़े रखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दो चीज़ों को फोकस है, एक निज़ाम सूदी होना चाहिए ताकि चंद लोगों के हाथ में दौलत जाती रहे, और दूसरी चीज़ है बेहयाई। और बेहयाई के लिए कि फैमिली सिस्टम को जब डिस्ट्रॉय कर देंगे तो बेहयाई फैलेगी। ये है पूरी बहस का खुलासा। तो मैं लोगों से एक बात कहता हूँ कि देखो, कानून तो ये लोग हैं जो कानून में तब्दीली की कोशिश कर रहे हैं, हमें इनका दस्तो बाजू बनना चाहिए। आप अगर इजाज़त देंगे तो आपका नंबर भी हम शेयर कर देते हैं ताकि जो लोग आपसे रब्ता करना चाहें तो वो आपसे रब्ता भी कर सकें वो। और मेरा इसमें कोई मफाद नहीं है, मैं चाहता हूँ लोगों की खिदमत हो। लेकिन मैं जब तक कानून तब्दील नहीं होता, मैं लोगों से एक बात कहता हूँ, तुम्हें भी लिबरल आंटियों से शादियों का शौक़ है, जब वो तुम्हारा सर बजाती है ना तो तुम्हारी दिमाग सेट होता है। इतने लौंडे लपाड़ों से मिलता हूँ, शादी पर्देदार नहीं जी, हमें तो मॉडर्न लड़की चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। तो यही फिर लड़कियाँ जो शरीयत को नहीं मानती, तो जब इनका दिल कहीं और आएगा ना तो ये गोरे को मानती है, कहती हैं हम आज़ाद हैं। अगर हमें तुम्हें पहले जमशेद पसंद था, अगर हमें अब गफ़ार पसंद आ गया तो क्या है इसमें? जमशेद को टाटा करेंगी गफ़ार के साथ, फिर गफ़ार के बाद उनको सत्तार पसंद आ गया तो सत्तार के पास। तो लिबरलिज़म तो इसी चीज़ का नाम है और उसको वो आज़ादी कहती हैं। तो इसमें
आप निकाह से पहले पैगंबर ने जो हमें हदीस सुनाई है, तज़व्वजुल वदूद अल वलूद, ऐसी औरत से निकाह करो जो तुमसे मोहब्बत करे और तुम्हें औलाद दे। और दूसरी हदीस में फरमाया कि दीनदार से निकाह करो। तो लड़की में दीनदारी देखें ताकि जब वो अलैदगी की बात करे तो शरीयत को सामने रखे। नंबर 2, वो आपको नस्ल दे। जिस औरत ने आपसे, जो औरत एक आध बच्चे के बाद बच्चा ही नहीं चाहिए उसको, तो इसका मतलब वो ख़ानदान आबाद करना ही नहीं चाहती है। वो वैसे ही आपसे पता नहीं किस सिलसिले में हाजिर हुई थी वो आपके पास। ठीक मैं एक लतीफ़ा सुनाता हूँ ना, एक आदमी की शादी हुई ना, दुल्हन के पास गया, उसको, वो अदीब था तो उसको समझ में नहीं आ रहा था दुल्हन से बातचीत कैसे शुरू करूँ। तो कहता कल मेरी आपसे शादी हुई थी, इस सिलसिले में हाजिर हुआ हूँ मैं। तो मुझे नहीं पता कि मेरी एक बच्चे के बाद बच्चा ही नहीं चाहिए, तो वो किस सिलसिले में आपकी खिदमत में हाजिर हुई थी वो। तो औरत वही अच्छी होती है जो घरदारी वाली हो, नस्ल बढ़ाए, आपकी माँ की खिदमत करे, आपके बाप की खिदमत करे, जो घरेलू लड़कियाँ होती हैं। तो निकाह में इसी को फोकस करना चाहिए, वरना जिन लोगों के सर गंजे हो चुके हैं तो उनके हालात बहुत इबरतनाक हैं। और मर्दों को भी मैं एक बात कहता हूँ कि मर्द में जो ज़्यादा कंप्लेंट आती है ना, वो बदअखलाक़ी की आती है। मर्द लोग घर के बाहर बड़े अच्छे होते हैं, दोस्तों के साथ हंसी मजाक हा हा ही वो कर रहे होते हैं, और घर आते हैं तो तमीज़ से बात नहीं करते। बहुत से घर हमने देखे हैं, मर्द बीवी से मोहब्बत भी करता है, हुकूक भी अदा करता है, सब कुछ है, लेकिन बात तमीज़ से नहीं करता। ये जो ज़बान का ज़ख़म है ये बहुत डेंजरस होता है, बहुत ख़तरनाक होता है। इज़्ज़तदार औरत को ये लबो लहजा पसंद नहीं आता। हम तो औरत को ये मशवरा देते हैं शौहर की बदअखलाक़ी बर्दाश्त करो, लेकिन वो भी एक हद तक होती है। तो बाज़ मर्द हर वक्त तंज़िया कलाम, हर वक्त तंज़िया कलाम, कभी भी तमीज़ से बात ही नहीं करते, उनके भी अच्छे भले घर जो है वो टूट जाते हैं। तो इसमें हमारे सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है, उसको सामने रखना चाहिए। वकील साहब आपका बहुत शुक्रिया, हम आपका नंबर भी शेयर करेंगे, और हमारी जो भी इस खुला के कानून को चेंज करवाने में आप जो कुछ करें, हमारी जो भी मदद चाहिए, मैं जब आप लाहौर बुलाएंगे मैं इंशाल्लाह लाहौर हाजिर हूँगा, जहाँ बुलाएंगे इंशाल्लाह मैं हाजिर हूँगा। अल्लाह ताला आपको बहुत जज़ाए खैर दे, आपने हमारे लिए इतना लंबा सफ़र किया। आपका शुक्रिया। जज़ाकल्लाहु।